बहुप्रभाविता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाएं, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, अब आ गई बहुप्रभाविता। अब आप लोग आगे पढ़ रहे हो बायोलॉजी, हो सकता है और कोई सी प्रभाविता भी दे दो आप लोग, है ना, अपने नाम से ही आ जाए, है ना। दीक्षा जैन जी हैं तो दीक्षा प्रभाविता, है ना। और कौन है? ऋतु दांगी जी हैं तो ऋतु प्रभाविता। हो सकते हैं अपने अपने नाम से दे दो प्रभाविता, ना। तो बहुप्रभाविता क्या होती है, ध्यान से सुनना। अभी तक अपूर्ण में अपूर्ण हो रहा था, से में दोनों मिक्स कर रहे थे। बहु में क्या होगा, एक से ज्यादा लक्षण होंगे, है ना। इसलिए बहु, बहु मतलब बहुत सारे, घर वाली बहु नहीं है ना, ये बहु मतलब बहुत सारे, ठीक। तो इसमें लिखा है एक जीन द्वारा अथवा दो से अधिक फिनोटाइपिक लक्षणों के निर्धारण की घटना को बहुप्रभाविता कहते हैं, है ना। मतलब सिंपल सा है इसमें कि यदि एक जीन यदि दो कैरेक्टर शो करेगा या दो से अधिक, है ना, एक जीन या दो कैरेक्टर या दो से अधिक कैरेक्टर शो करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुप्रभाविता। समझ में आ गया? वैसे क्या होता है, जनरली एक जीन एक ही कैरेक्टर शो करता है। जैसे मैथ वाला इंसान है तो वो मैथ ही पढ़ सकता है ना, लेकिन अगर वो एडिशनल में बायो ले ले तो बायो भी पढ़ सकता है, तो वो क्या हो गई, बहुप्रभाविता, है ना। तो सेम इसमें भी है कि एक जीन यदि वो बोल रहा है कि अगले एक जीन से यदि अगली पीढ़ी में एक ही कैरेक्टर जा रहा हो, जैसे एग्जांपल के वो बहुत इंटेलिजेंट वाला जीन है ना, और अगली पीढ़ी में इंटेलिजेंट संतान ही उत्पन्न होगी, लेकिन वो क्या होता है उस जीन में कि वो दो तीन कैरेक्टर भी लेके चलता है कि इंटेलिजेंट के साथ साथ स्मार्ट भी होता है ना, अच्छा कद काठी का इंसान होता है, तो वो क्या होगा, उसके दो या तीन कैरेक्टर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुप्रभाविता, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसमें लिखा है पहले ऐसा माना जाता था कि एक कारक अथवा जीन केवल एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, परंतु डॉबझांस्की, सिंपल सा नाम है, अच्छा नाम है। अब क्या है कि इंडिया वालों ने कुछ किया नहीं है, विदेश वाले ऐसे ही नाम मिलेंगे, नहीं तो कोई अच्छा नाम होता तो अपन यही लिख लेते कि देवेन ने या हेमेन ने, मेरा ही नाम आ जाता ना। परंतु डॉबझांस्की ने पहले पाया कि ड्रोसोफिला में, देखो ड्रोसोफिला एक मक्खी है ना, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ड्रोसोफिला में सफेद आंखों के रंग को निर्धारित करने वाला जीव मादाओं में शुक्राणु संचित करने वाले अंग तथा अन्य रचनाओं के आकार को भी प्रभावित करता है। इसे यहां तक लिखना है, फिर आगे एक और एग्जाम्पल है ना। इसमें मेन एग्जाम्पल ये है ना, डॉबझांस्की आए, उन्होंने बहुप्रभाविता के बारे में बताया, ये अच्छी बात है, लेकिन मेन जो एग्जाम्पल है इसका और क्वेश्चन जो उठकर आता है वो यहीं से आता है ना। एग्जाम्पल क्या दिया है इसमें, मनुष्य में हसियाकार रक्त अल्पता। देखो हसियाकार रक्त अल्पता क्या होती है कि इसमें जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वो हसिये के जैसी हो जाती हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं,
हस्यकार रक्त अल्पता, मतलब हस्यकार क्या है, उसका आकार है हंसिये के जैसा, और रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी, रक्त अल्पता, अल्प मतलब कम, है ना। वैसे क्या होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, ऐसा गोल ना, लेकिन इस हस्यकार रक्त अल्पता में क्या होती है, आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, ऐसा। थोड़ा सही हंसिया नहीं बना मेरे से, और बना के देखते हैं, ये देखो ये बनेगा सही हंसिया, ये है ना। तो आरबीसी का आकार गोल से क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है ना। और यही क्या है, बहुप्रभाविता का उदाहरण है। कैसे उदाहरण है, ये इस पूरे में डिटेल बताइए, ध्यान से सुनना और समझना। भी बहुप्रभाविता का या बहुरूपी प्रभाव का उदाहरण है। यह एक आनुवांशिक रोग है जिसे कुलियों का एनीमिया भी कहते हैं। ये नाम है ना, जो स्टेशन पे काम करते हैं कुली, उनको नहीं होता है ना, ये नाम है कुलीज एनीमिया कहते हैं इसको, है ना, कुलियों का एनीमिया भी कहते हैं। यह रोग अफ्रीका की एक विशेष जनजाति में पाया जाता है। इस रोग में जीन हीमोग्लोबिन उत्पन्न करने लगता है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, असामान्य, है ना। असामान्य क्या रहेगा, मैंने बता दिया आपको कि गोल की बजाय क्या होने लगेगा, वो हंसियाकार होने लगेगा, जिसके कारण आरबीसीज का आकार हंसियाकार हो जाता है ना। मैंने बता दिया हंसियाकार कैसा होता है। इससे समजात जीवों की मृत्यु कम उम्र में ही रक्त अल्पता के कारण हो जाती है ना। इसके कारण क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसका एक फायदा भी है, जबकि विषमजात व्यक्ति के शरीर में सामान्य एवं असामान्य दोनों प्रकार के हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मलेरिया से सुरक्षित रहते हैं, है ना। इसका फायदा भी है कि यदि हंसियाकार एनीमिया रहेगा तो उसको मलेरिया नहीं होगा, मतलब मलेरिया का मच्छर काटेगा तो भी मलेरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया परजीवी ऐसे रुधिर में जीवित नहीं रह पाते हैं, है ना। विषमजात जीवों में हीमोफीलिया से संबंधित जीनों की वंशागति निम्न प्रकार से होती है ना। अभी केवल हमने क्या पढ़ा इसमें कि ये अफ्रीका में पाया जाता है, और यदि किसी में अगर पूर्ण हो, ध्यान से सुनना, यदि किसी में पूर्ण हंसियाकार रक्त अल्पता हो तो वो कम उम्र में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि उसमें दोनों प्रकार के हो, सामान्य भी हो, मतलब एक बोलते हैं उसको नॉर्मल और एक एबनॉर्मल, है ना, दोनों प्रकार के यदि हीमोग्लोबिन हो तो वो इंसान जी भी सकता है, और साथ में क्या होगा, उसको मलेरिया भी नहीं होगा। ठीक है ना। मतलब सिंपल सा मैटर है, इस पूरे का क्या आ रहा है निचोड़ निकल के, कि यदि किसी को हंसियाकार एनीमिया पूर्ण रहेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन यदि किसी को आंशिक रहेगा तो वो जीवित भी रहेगा और उसे मलेरिया भी नहीं होगा, है ना। अब जो आंशिक है उसी के ऊपर इसमें बात की गई है। क्या बात की गई है उन्होंने, देखो यहां पे क्या लिखा है, HbHbS, और सेकंड भी क्या लिखा है, HbHbS।
दोनों कैसे लिखें? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होते हैं पहले ये समझ लो, फिर बताता हूं। हेट्रोजाइगस को बोलते हैं हम क्या? विषम युग्मजी। ठीक। फिर है सीकल सेल कैरियर, इनके नीचे लिखा हुआ है ना। इसका मतलब होता है हंसियाकार वाहक ना, वाहक। अब देखो सीकल सेल कैरियर क्या होता है? सीकल सेल कैरियर में क्या रहेगा? अभी हमने देखा कि इनमें दोनों प्रकार के हीमोग्लोबिन पाए जाएंगे, साथ में इन्हें मलेरिया भी नहीं होगा। लेकिन कैरियर का मीनिंग ये होता है कि उन्हें हंसियाकार एनीमिया पूर्ण रूपेण नहीं रहेगा, मतलब वो कैरियर हैं। कैरियर का मतलब होता है वाहक। वाहक मतलब कि अगर इनसे अगली पीढ़ी बनती है या अगली जनरेशन बनती है तो उनको कहीं ना कहीं ये बीमारी हो सकती, मतलब ये उस बीमारी को फैला सकते हैं, है ना। समझ में आया? ठीक है। लेकिन इन्हें वो बीमारी नहीं रहेगी। कैरियर मतलब क्या होता है? वाहक, मतलब उनमें ही वो जीन तो है, लेकिन वो जीन क्या हो रहा है? बीमारी प्रकट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर अगली जनरेशन इनसे बनती है तो अगली जनरेशन में मे भी शायद कि इनसे ये बीमारी उन अगली संतति में चली जाए, या ये भी हो सकता है कि अगली जो संतति आए वो नॉर्मल आए, मतलब वो कैरियर भी ना रहे। खिचड़ी समझ में आई दोनों तरह की? देखो एक क्या बोल रहे हैं, एक तो क्या हो सकता है, पहला उन्होंने क्या लिख दिया? वाहक है ना। अब अगली पीढ़ी में दो कंडीशन बनेंगी, या तो उन्हें हंसियाकार एनीमिया नहीं होगा, मतलब वो नॉर्मल रहेगी, या उन्हें हंसियाकार एनीमिया होगा, वो एबनॉर्मल रहेगी, मतलब वो कुछ ही दिनों तक जीवित रह पाएगी। समझ में आया? कैरियर का मतलब तो इसमें जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया वो केवल किसका लिया? दोनों तरफ कैरियर का। यदि वाहक का विवाह वाहक के साथ हो, सिंपल, मतलब कैरियर का विवाह कैरियर के साथ हो, है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों आएंगे ना, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगी? अब जो HbHbS है, इस HbHbS में देखो एक नॉर्मल है, अलग किया है इन्हें, है ना, 1 2 ये 3 और ये 4, है ना, चारों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब चार जब अलग होंगे तो सेम क्रॉस होगा। पहले 1 का किसके साथ क्रॉस होगा? 3 और 4 के साथ, और सेकंड का क्रॉस होगा फिर लास्ट में 3 और 4 के साथ, है ना। ऐसा ही क्रॉस हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो हमें पहली स्पीसीज कैसी मिलेगी? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सामान्य, ठीक। दूसरी स्पीसीज कैसी मिलेगी? कैरियर। तीसरी भी कैसी मिलेगी? कैरियर। कैरियर मतलब क्या रहेगा? ये वाहक, है ना। और लास्ट वाली कैसी मिलेगी? इसमें देखो थोड़ा सा गलती ये हो गई है ना, ये वाला काट के ये लिखना है HbS और फिर HbS, ऐसा लिखाएगा, है ना। मतलब इन्हें क्या रहेगा? पूर्ण रूपेण हंसियाकार एनीमिया रहेगा, है ना। इसमें लिखा है डाई इन अर्ली लाइफ, मतलब ये क्या रहेंगे? इनकी मृत्यु कम उम्र में, ठीक है। कितने बनेंगे ये? 25%। वाहक कितने बनेंगे? 50%। और नॉर्मल कितने बनेंगे? 25%, है ना। आप इसे समझ लो, छोटा सा मैटर है। इसमें एक नॉर्मल भी बन रहा है। देखो मैंने क्या बताया, जब कैरियर और कैरियर के बीच में क्रॉस हुआ, दोनों कैरियर थे, तो एक देखो नॉर्मल बन गया। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है कि जो अगली पीढ़ी आ रही है उसको हंसियाकार एनीमिया हो ही सही, है ना। नॉर्मल भी बन सकता है, कैरियर भी बन सकता है, और हंसियाकार एनीमिया पूर्ण रूपेण वाली संतति भी बन सकती है ना। तो ये सीकल सेल एनीमिया का जो उदाहरण है वो क्या है? बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता कहाँ शो हो रही है? देखो हो रही है ना, बहुप्रभाविता कहाँ शो हो रही है? क्योंकि अगली पीढ़ी में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं आ रहा है कि अगर हमने इनके बीच में क्रॉस कराया तो यही आएगा। नॉर्मल भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है, या हंसियाकार एनीमिक पेशेंट भी हो सकता है।
इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, बहुप्रभाविता। बहुजीनिक लक्षण से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। देखो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुप्रभाविता और बहुजीनिक। देखो बहुप्रभाविता में क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। बहुप्रभाविता में ये बोल रहे थे कि एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक लक्षण आ रहे थे, वो इसलिए बहुप्रभाविता थी, है ना। बहुजीनिक लक्षण में क्या रहेगा कि यदि दो या तीन लक्षण, दो या तीन या दो से अधिक लक्षण दो या दो से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित हों। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जीन द्वारा दो हो सकते हैं, दूसरे जीन द्वारा तीन हो सकते हैं, या एक भी हो सकता है ना। ऐसा जरूरी नहीं रहेगा। मतलब इसकी आप डेफिनेशन देख लो चाहो तो पहले। ऐसे लक्षण जो दो या दो से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा इन सभी जीनों का प्रभाव योगात्मक होता है, बहुजीनी लक्षण कहलाते हैं। देखो जैसे मैंने बोला 1+1, मैंने बोला 1+1+1, है ना। तो इन सबका कैरेक्टर हमेशा क्या आना चाहिए, 1+1+1। अगली पीढ़ी में भी यही आना चाहिए, है ना, सेम आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगली पीढ़ी में ये कितना हो जाता है, 3, या अगली पीढ़ी में 4, या अगली पीढ़ी में 5। समझ में आया योगात्मक का मतलब। पहले तो क्या थे कि ये अकेले अकेले थे तो ठीक थे, और जब ग्रुप में हो गए तो ज्यादा स्ट्रांग हो गए, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर शो करने लगे। सिंपल है ना, एक इंसान है, एक इंसान एक जन को मार सकता है, 2 हैं तो 4 को मार लेंगे, 3 हैं तो 6 को भी मार सकते हैं। तो क्या हुआ, बहुजीनिक लक्षण ही हुआ ना। वो बात अलग है कि 6 से बाद में पिट जाए, वो मैटर अलग है। हमें तो बहुजीनी लक्षण समझना है, ठीक है ना। तो समझ में आया बहुजीनी लक्षण। जैसे अभी मैंने क्या बताया, 1+1+1 है, तो अगली पीढ़ी में भी क्या होना चाहिए, 1+1+1 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगली पीढ़ी में वो 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं, या 5 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुजीनी लक्षण, है ना। उदाहरण देखो इसका, इसको यहां से लिखना, हरे कलर से लगा रहा हूं मैं चिन्ह, कोने में लगा हुआ है, ध्यान से देखना। जब एक समयुग्मजी काले निग्रो आदमी का एक श्वेत स्त्री से क्रॉस कराया जाता है, मतलब सिंपल है कि वेस्ट इंडीज का कोई इंसान है, वेस्ट इंडीज के काले होते हैं, और इंग्लैंड की कोई महिला है, ज्यादातर गोरी होती हैं अधिकतर, है ना। यदि उनका विवाह कराया जाए या क्रॉस कराया जाए तो एक मध्यवर्ती त्वचा के रंग की मुलाटो संतानें प्राप्त होती हैं, है ना। मध्यवर्ती मतलब बीच का, मतलब वो जो संतान बनती है वो मुलाटो बनती है। मुलाटो मतलब ना तो वो ज्यादा काली होती है ना ज्यादा गोरी होती है। आप उसे सांवला नहीं कह सकते, सांवला मीन्स मतलब गोरे से थोड़ा सा शेड में कमी आना, वो सांवला होता है। लेकिन ये सांवला नहीं है ना, इनका नाम मुलाटो है। मतलब जो बहुत ज्यादा काले और बहुत ज्यादा गोरे के बीच का जो कैरेक्टर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मुलाटो, है ना। इस प्रकार प्राप्त मुलाटो संतानों में, मतलब अब मुलाटो में क्रॉस हुआ, मतलब मुलाटें प्राप्त हुई, मतलब
आप इन्हें काली गोरी बोल सकते हो, है ना, काली गोरी संतानें मिली। अब उनकी जब संतानें होंगी तो उनसे क्या बनेगा, समझ में आया? ये क्रॉस ऐसा है, मतलब पहले काले जो वेस्ट इंडीज के लोग थे निग्रो, उसका विवाह एक इंग्लैंड की श्वेत गोरी से कराया तो क्या मिला, मुलाटो। ठीक, अब मुलाटो मुलाटो के बीच में क्रॉस होगा तो अगली संतान क्या बनेगी, मेन कैरेक्टर वहां पे आएगा, है ना। क्या आएगा, मुलाटो संतानों में जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में त्वचा का रंग निम्न प्रकार से प्रकट होता है, मतलब F2 पीढ़ी में चेंज हो जाएगा। मतलब F2 पीढ़ी में क्या होगा, एक शुद्ध काली संतान बनेगी, मतलब बिल्कुल प्योर ब्लैक, तवे के पींदे जैसी। ठीक है, फिर 4 काली संतानें बनेंगी। ठीक है, फिर 6 मध्यवर्ती बनेंगे, मतलब 6 अभी भी क्या बनेंगे, मुलाटो ना। फिर 4 कैसे बनेंगे, हल्के काले, मतलब सांवला। और एक कैसा बनेगा, शुद्ध सफेद। मतलब मुलाटो और मुलाटो में क्रॉस कराएंगे तो इतने प्रकार की संतानें प्राप्त हो सकती हैं, है ना। अब इसका क्रॉस देख लो, क्रॉस भी सिंपल है। इसमें देखो पहली जो संतान लिखी वो क्या, पहले जो जनक लिखा है पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स को क्या कहते हैं, जनक ना। जनक कौन कौन है, ब्लैक निग्रोमैन, मतलब काला, निग्रो, आदमी, जेंटलमैन लिख लो चाहो तो तुम। ठीक है, और व्हाइट एल्बिनो लेडी, आप इसे क्या लिखेंगे, सफेद एल्बिनो। आप लेडी लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, लेडी, है ना। इसमें भी आप मेन ही लिखें, अच्छा नहीं लग रहा आदमी और महिला, थोड़ा ज्यादा क्वालिटी खत्म हो गई। इसमें क्या किया इन्होंने, देखो 2 अलग अलग कैरेक्टर लिए, P1 कैपिटल में, P2 कैपिटल में। इसमें P1 स्मॉल में और P2 स्मॉल में। अब आपको ये ध्यान रखना है, लिखते समय आपको स्मॉल और लार्ज, मतलब दोनों तरह के कैरेक्टर का आपको ध्यान रखना है कि कब हमें स्मॉल लिखना है, कब हमें बड़ो कैरेक्टर लिखने हैं। गेमिट्स क्या रहेंगे, युग्मक, है ना। अब इनमें से 2 सेम है तो एक एक कैरेक्टर ले लिया, P1 P2, और इसमें भी 2 सेम थे तो 2 कैरेक्टर ले लिए, P1 और P2। ठीक है, अब जब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड मतलब F1 जनरेशन बन जाएगी, है ना। हम इसे F1 संकर कहते हैं, है ना। तो इसके, इनके और इनके बीच में क्रॉस होगा तो देखो ये कैपिटल P1, है ना, फिर स्मॉल P1 आ जाएगा, फिर कैपिटल P2, फिर स्मॉल P2 आ जाएगा। समझ में आ गया, है ना। तो ऐसे क्रॉस होगा और आपको ये डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, है ना, कैपिटल P1 और स्मॉल P1 में, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेम अब जो आप लोगों ने क्रॉस सीखा था वही क्रॉस है जो आपने टेबल वहां सीखी थी। अब देखो यहाँ पे मैं अलग अलग कर देता हूँ इन्हें, ये कैपिटल P1, ये स्मॉल P1, ये कैपिटल P2, ये स्मॉल P2। इनको नंबर भी देता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें पहला जो बना उन्होंने, पहला क्रॉस कैसा करा है, कैपिटल P1 और P2 का, मतलब ये हुआ 1 से 3 का, है ना, 1 से 3 का हुआ। फिर कैपिटल P1 से स्मॉल P2, तो 1 का किससे हो गया, 4 से। ठीक है, फिर स्मॉल P1 का कैपिटल P2 से, तो 2 का 3 से हो गया, और फिर 2 का 4 से।
समझ में आ गया क्रॉस? वैसा ही ये क्रॉस जो हमने उसमें देखा था मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यंजन नियम में ना, सेम जो लाइन हमने जहां लिखी थी यही लाइन हम कहां लिखेंगे, यहां पर, है ना। और क्रॉस तो आपको मालूम ही कैसे होना है, इसका क्रॉस इससे होगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, सेम फिर इसका क्रॉस इससे होगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। क्रॉस तो आप कर लोगे मेरे हिसाब से, है ना। तो ये क्रॉस बनेगा, फिर आपको ये देखना है सेम उसी के जैसा कि प्योर ब्लैक कितनी जगह बन रहे हैं, ब्लैक कितनी जगह बन रहे हैं, इंटरमीडिएट मतलब मुलाटो कितनी जगह बन रहे हैं, लाइट ब्लैक कितनी जगह बन रहे हैं और प्योर व्हाइट कितनी जगह बन रहे हैं। ये पोजीशन आपको याद रखनी पड़ेगी उसी के जैसी, ठीक है ना। तो ये क्रॉस आप लोग कर लेंगे मेरे हिसाब से, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, अभी मैं अभी पूछ रहा हूं आप लोगों से। अब आप लोग देख लें इस क्रॉस को एक बार, है ना। पर जो स्पीसीज बनी कौन कौन सी बनी, कैपिटल P1, स्मॉल p1, कैपिटल P2 और स्मॉल p2, ठीक है। इसमें नंबर दे दिए 1 2 3 4, है ना। तो पहले जो होगा 1 का क्रॉस 3 से होगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल P1 और कैपिटल P2, तो ये आ गया 1 नंबर, ठीक है। फिर 1 का क्रॉस किससे होगा, 4 के साथ, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल P1 और स्मॉल p2, तो ये 2 नंबर हो गया, ठीक। फिर सेकंड का क्रॉस किससे होगा, थर्ड से, तो क्या बनेगा, स्मॉल p1 और कैपिटल p2, तो ये थर्ड हो गया, ठीक। और फिर सेकंड का क्रॉस 4 से होगा तो क्या बनेगा, स्मॉल p1 और स्मॉल p2, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो एक बार क्रॉस देख लो, इसका क्रॉस इससे होगा, ये बनेगा, ठीक। फिर सेकंड इसी का क्रॉस इससे होगा, ये बनेगा। 4 नंबर का क्रॉस देखें हम तो इसका क्रॉस इससे होगा, इसी से ही, ये बनेगा, ठीक। लास्ट फिर इसका क्रॉस किससे होगा, इस लास्ट वाले से होगा, तो ये बनेगा, है ना। ऐसे क्रॉस करना है आपको, सिंपल लिखते जाना है, जहां पर कैपिटल P1 है वहां कैपिटल P1, जहां कैपिटल P2 है वहां कैपिटल P2, जहां स्मॉल है वहां स्मॉल। लेकिन आपके ये लिखते समय डिफरेंस मालूम होना चाहिए, कौन सा कैपिटल P है और कौन सा स्मॉल p है, ये डिफरेंस लगना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसमें लिखने में बहुत गलतियां होती हैं, ठीक। सेकंड वाले का क्रॉस बता देता हूं मैं, सेकंड वाला क्रॉस देख लो एक बार। सेकंड वाले क्रॉस ये वाला है ना, इसका क्रॉस किससे होगा, इससे, क्या बनेगा, ये, ठीक। फिर इसी का क्रॉस किससे होगा, फिर इस सेकंड वाले से, क्या बनेगा, ये, ठीक। थर्ड नंबर, फिर इसी का क्रॉस किससे होगा, थर्ड नंबर से, क्या बनेगा, ये, ठीक। फिर इसी का क्रॉस किससे होगा, 4 नंबर से, क्या बनेगा, ये, है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर F2 जनरेशन लिखी है टेबल के बगल में, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, F2 पीढ़ी। जो हिंदी लिखना चाह रहे हो आप हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जिन्हें हिंदी लिखना है तो नीचे का भी लिख देता हूँ, इसके अंदर का आप लोग आराम से लिख लेंगे नीचे का देख के, अगर किसी को हिंदी लिखना हो तो, ठीक है ना। तो एक इसमें फिनोटाइपिक रेशो दिया हुआ इन्होंने, है ना, फिनोटाइपिक रेशो, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ हिंदी में, फिनोटाइपिक अनुपात, फिनोटाइपिक अनुपात में देखिए
एक प्योर ब्लैक है तो एक क्या हो जाएगा, शुद्ध काला, है ना। तो जहां पर टेबल में प्योर ब्लैक लिखा हो वहां आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं, शुद्ध काला। ठीक है, 4 कैसे हैं, ब्लैक हैं, तो 4 क्या हो जाएंगे, काला। ठीक, फिर 6 कैसे हैं, इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट में हम क्या लिखेंगे, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती। या आप मध्यवर्ती ना लिखें तो आप इसको मुलाटो भी लिख सकते हैं ना, मध्यवर्ती की जगह क्या लिख सकते हैं, मुलाटो, है ना। और 4 क्या हैं, लाइट ब्लैक हैं, लाइट ब्लैक है मतलब कैसे रहेंगे, आंशिक काले ना। देखो हिंदी, देखो 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 इसकी हिंदी, हल्का काला, कैसा रहेगा, हल्का काला, लाइट ब्लैक, हल्का काला। और एक कैसा हो जाएगा, प्योर व्हाइट, मतलब शुद्ध सफेद ना। ये फिनोटाइपिक अनुपात है, इसमें जीनोटाइप लिखने की कोशिश भी नहीं करना आप लोग ना। जीनोटाइप लिखोगे बहुत ज्यादा खिचड़ी बनेगी, इसलिए फिनोटाइप ही बहुत है। ठीक।